नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सोनी आपका इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर लेसन चल रहा है 2 नंबर। लेसन का नाम है चालक, अचालक और अर्धचालक। इस लेसन की हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहली क्लास में कि चालक, अचालक और अर्धचालक होते क्या हैं, किसे कहते हैं हम ये, और इनमें क्या क्या गुण होते हैं। सेकंड जो क्लास लगाई थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल में जो चालक काम में आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तांबा और एल्यूमिनियम की मैंने बहुत अच्छे ढंग से कंपैरिजन करके भी बताया था। उसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, आप उसको ध्यान से देख लें। आज जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं 3 नंबर, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो अचालक होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन कौन से अचालक यूज में आते हैं, कहां कहां उनका उपयोग होता है, ये सारा कुछ हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास। टॉपिक का नाम रहेगा आज अचालक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंसुलेटर। अचालक यानी इंसुलेटर। दोस्तों, क्या होता है अचालक, इसके बारे में मैं पहली क्लास में ही बहुत अच्छे ढंग से बता चुका हूं कि अचालक हम उसको बोलते हैं कि वे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, विद्युत धारा नहीं चलती। नंबर दूसरी परिभाषा, वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, क्योंकि जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाने से विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। तीसरी हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि वे पदार्थ जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाने से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, क्योंकि गैप का मान काफी ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होता है। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। इसके बारे में हम पूरे डीप से पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों, आज अचालक के अंदर अपना जो टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहला जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं वो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतिक स्थिरांक। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज होती है कि अचालक के अंदर, ये क्वेश्चन हमारे टेक्निकल हेल्पर की बात करें, दिल्ली मेट्रो की बात करें, या आईटीआई लेवल पर जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है, इससे एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है। इस टॉपिक को आप ध्यान से समझ ले, अचालक के अंदर ही आता है। दोस्तों, क्या होता है कि हम जो अचालक का उपयोग करते हैं, वो अचालक का उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि उस चीज में से, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में से जो जिसमें से धारा चलानी है, उसके अलावा जो हमने उसके ऊपर इंसुलेशन किया है उस पर धारा ना चले, ताकि हमारा उस पर कोई हाथ लग जाए या किसी अन्य प्रकार से कोई चीज उसमें टच ना कर जाए, उसके लिए वो सुरक्षा प्रदान करता है अचालक। जैसे कोई उदाहरण ले, जैसे कोई तार है तांबे की, उसके ऊपर हमने इंसुलेशन कर दिया, इंसुलेशन यानी इंसुलेशन कर दिया उसके ऊपर। तार में से तो धारा जा रही है, तांबे के तार में से तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, परंतु जब उसके इंसुलेशन पे हाथ लगाएंगे तो अच्छा इंसुलेशन होगा, तो हमें विद्युत धारा का झटका नहीं लगेगा। तो इसी चीज के लिए ही हम, इसी काम के लिए ही हम क्या काम करते हैं, अचालक का उपयोग करते हैं। तो एक अच्छा अचालक क्या कब कहलाएगा, एक अच्छा अचालक किसे बोलेंगे हम, एक अच्छा अचालक उसे ही बोला जाएगा जिसके अंदर ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो। जिस पदार्थ के अंदर, जिस अचालक के अंदर
डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान बहुत ज्यादा होता है वो पदार्थ उतना ही अच्छा अचालक होता है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है इसको आप समझे। देखो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी अचालक है, कोई भी अचालक है, बहुत सारे अचालक पढ़ेंगे हमें, सब अचालकों की एक निश्चित सीमा है, उनकी एक निश्चित सीमा है, उनकी एक लिमिट है कि वहां तक वो वोल्टेज सहन कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज दी जाएगी तो वो अचालक या तो खराब हो जाएगा या उसमें से फिर धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। तो हर एक इंसुलेटर की वह लिमिट, लास्ट लिमिट वह जहां तक वो क्या काम कर सकता है, एक अपने में से धारा गुजरने से रोकता है, वह उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इसका जो मात्रक है वो बहुत बार हमारे कंपटीशन में आ चुका है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक किसे बोलते हैं, क्या होता है केवी बटा एमएम। वोल्टेज सहन करने की वो सीमा, लास्ट सीमा, जहां तक कोई अचालक खराब नहीं होता या उसमें से धारा नहीं चलती, वोल्टेज सहन करने की वह लास्ट सीमा है जहां तक कोई अचालक खराब नहीं होता, वह जो लास्ट लिमिट है उसे हम बोलते हैं डाया इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया विद्युत, डाया का मतलब विद्युत ना चले, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, एक ऐसी ताकत है अचालक के अंदर जहां तक वो विद्युत ना चला सके, लास्ट उसकी जो ताकत है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इसे हम वोल्टेज से बोलेंगे, धारा से नहीं बोलेंगे, कि वोल्टेज सहन करने की लास्ट लिमिट, करंट सहन करने के लिए नहीं, वोल्टेज सहन करने की वह लास्ट लिमिट है जहां तक कोई अचालक खराब नहीं होता, पंक्चर नहीं होता, वह लिमिट कहलाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मात्रा क्या बनेगा इसका, किलो वोल्ट बटे एमएम। अगर कोई बड़ी केबल है तो किलो वोल्ट बटे एमएम में मापेंगे, अन्यथा इसका मात्रक वोल्ट प्रति एमएम भी हो सकता है। अब इसका क्या अर्थ बनता है दोस्तों, इसका मतलब ये बनता है कि कोई जैसे अचालक है, ये कोई अचालक है, इसका 1 mm यानी बहुत छोटा हिस्सा, ये इतना मान लेते हैं ये 1 mm है। इस 1 mm के अंदर इतने से भाग के अंदर कोई अचालक कितने हजार वोल्टेज तक सहन कर सकता है। 1 mm दूरी में से कितना अचालक कितने हजार वोल्टेज तक सहन कर सकता है, ये इसका हो गया मात्रक केवी बटा एमएम। 1 mm के अंदर कितना हजार वोल्टेज सहन कर सकता है। अब बहुत सारे अचालक आते हैं और जो अच्छा अचालक होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा ही ज्यादा मिलेगी। तभी तो हम बोलेंगे कि 1 mm के अंदर कोई तो अचालक है कि 5000 वोल्टेज सहन कर सकता है, कोई अचालक है जो 30,000 वोल्टेज सहन कर सकता है, कोई अचालक है जो 3 लाख वोल्टेज सहन कर सकता है उसी 1 mm के अंदर। तो अच्छा अचालक उसे माना जाएगा जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। एक बार मैं थोड़ा यहाँ पे नोट करवा देता हूँ आपको। इसे बोलते हैं किसी अचालक की वोल्टेज सहन सीमा जहां तक कोई अचालक स्वयं में से विद्युत धारा प्रवाह नहीं करता, किसी अचालक की वोल्टेज वह सीमा जहां तक कोई अचालक स्वयं में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता। उसके बाद इसका पढ़ा जाएगा मात्रक। मात्रक मैंने आपको बताया किलो वोल्ट बटे एमएम। इसके बाद
एक अच्छा चालक वह कहलाएगा जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई। तो हाई डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है वह क्या होगा, अच्छा चालक माना जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों कि अच्छा चालक हम किसे बोलते हैं कि जहां तक लास्ट जो लिमिट है वोल्टेज सहन करने की वो उसके अंदर क्या हो, ज्यादा हो। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में छोटा सा टॉपिक आता है चालक के अंदर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि चालक के अंदर और कौन कौन से गुण होने चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होनी चाहिए, उसके अलावा और कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो अगर और गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण तो यही आ गया कि चालक में कौन सा गुण होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके बाद के अंदर उसमें हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी एक अच्छा चालक उसे ही माना जाएगा जिसमें क्या होगा, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो, ज्यादा हो। एक अच्छा चालक किसे माना जाएगा, चालक जिसके अंदर विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो, कम हो। तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा तो आप समझ चुके हो धारा नहीं चलेगी। तीसरा उसके अंदर क्या होना चाहिए, उस चालक के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उसका जो तापमान सहन सीमा है, उसका जो गलनांक बिंदु है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये उस चालक के अंदर गुण होने चाहिए कि उसके अंदर क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु ज्यादा हो। तो ये तीन गुण चालक के अंदर होने चाहिए। इनको आप याद कर ले, क्योंकि कई बार हमारे कंपटीशन में ऐसा प्रश्न आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से चालक में से कौन सा गुण होना अनिवार्य नहीं है या कौन सा गुण नहीं होता। तो ये तीन गुण तो होने चाहिए। इसके अलावा आप देख ले कौन सा गुण ऐसा है जो चालक में नहीं होना चाहिए। तो अब तक मैंने क्या बताया आपको, चालक की परिभाषा बताई है। इसके बाद में मैंने चालक की तीन परिभाषा बताई है, तीनों याद करनी है। कौन कौन सी तीनों, वे पदार्थ जिनमें धारा नहीं चलती, नंबर 1। नंबर 2, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। नंबर 3, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप का मान, एनर्जी गैप का मान, ऑर्बिटल एनर्जी गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, तो वो पदार्थ होते हैं अचालक। इसके बाद मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं, किसी अचालक की वोल्टेज सहन करने की वो सीमा जहां तक उसमें विद्युत धारा नहीं चलती है। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या बताया मैंने, केवी बटा एमएम। इसके बाद अचालक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये सारे कुछ गुण उसके अंदर होने चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो अचालक हम जो इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहां कहां इनका यूज होता है। अपने केवल क्या काम करेंगे, जो मेन है वही पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने वाली बात नहीं है और ज्यादा कुछ इसमें चालकों में से आता भी नहीं है। तो ये जो टॉपिक है डायरेक्ट स्ट्रेंथ का, इसमें से आने का क्वेश्चन चांस रहता है, इसको आप थोड़ा ध्यान देके नोट करते हैं साथ साथ में। दोस्तों सबसे पहला अचालकों के प्रकार में बात करता हूं। सबसे पहला अचालक मैं मानता हूं कि आप लिख लेते हैं ड्राई एयर, सूखी हवा। दोस्तों ड्राई एयर या सूखी हवा ये क्या होता है, एक प्रकार से अचालक होता है। जो हवा होती है, एयर होती है, वायु होती है, जो सूखी है उसमें नमी नहीं है, तो वो हवा क्या मानी जाती है, अचालक मानी जाती है। जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, हाई वोल्टेज वाली लाइंस, आप देखोगे कि उनके ऊपर कोई अचालक नहीं चढ़ा होता, कोई उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता, कोई ना कोई वैल्केनाइज्ड रबड़ का होता है, ना कोई पीवीसी का होता है, कोई उसके ऊपर कोई ज्यादा इंसुलेशन नहीं होता। पॉलिशन लाइन जो ओवर हेड की होती है उसमें तो होता भी नहीं है। उसके बीच में जो इंसुलेशन का जो काम करता है, दो तारों के बीच में या तीन तारों के बीच में
जो इंसुलेशन का काम करता है वो करती है ड्राई एयर, उसमें इंसुलेशन का काम करती है। उसके बाद ड्राई एयर का एक जगह उपयोग अपने और भी करते हैं दोस्तों। एक मैंने क्लास लगाई थी कैपेसिटर के बारे में संपूर्ण जानकारी, अगर आप वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देख लें। उसमें कैपेसिटर के प्रकार आते हैं। कैपेसिटर कई प्रकार का होता है, एयर कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो 5-6 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। उसमें एक कैपेसिटर आता है एयर प्रकार का कैपेसिटर। उसमें क्या होता है, संधारित्र या कैपेसिटर की जो 2 प्लेटें होती हैं उनके बीच में एयर भरी जाती है, हवा भरी जाती है। तो जो एयर होता है वो क्या होता है, अचालक होता है। बस शर्त ये है कि एयर होनी चाहिए सूखी, अगर उसमें मॉइस्चर आ गया तो उसमें से फिर करंट का प्रवाह हो सकता है। तो इसका अपने यूज वगैरह तो आपको मैंने बता दिया, कैपेसिटर में करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज होता ही है। इसके बाद 2 नंबर बात करें अपने, जो नेक्स्ट अचालक आता है वो है हमारा वल्केनाइज्ड रबड़। वल्केनाइज्ड रबड़, वल्केनाइज्ड रबड़, ये दोस्तों रबड़ जो होता है उसके अंदर कुछ चीजें मिक्स करके, जैसे जिंक ऑक्साइड होता है ZnO2 और गंधक। साधारण जो रबड़ होता है उसके अंदर जिंक ऑक्साइड और गंधक का यूज करके एक वल्केनाइज्ड रबड़ तैयार किया जाता है। ये बहुत अच्छा अचालक है। जो वल्केनाइज्ड रबड़ होता है ये बहुत अच्छा अचालक है। अंडरग्राउंड की जो केबलें होती हैं, अंडरग्राउंड आप समझते हो कि किसी जमीन में केबल को गाड़ना, किसी दीवार में केबल को गाड़ना, वहां जो केबल होती है उसका जो इंसुलेशन होता है वो वल्केनाइज्ड रबड़ का बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसका यूज होता है। इसके बाद में एक अचालक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, अबरक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है माइका, MICA, माइका। अबरक जो अचालक है ये भी बहुत अच्छा अचालक है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान भी लगभग 50 केवी तक होता है, 50 केवी प्रति mm तक होता है। यह भी बहुत अच्छा अचालक है। अबरक का यूज कहां करते हैं, जो हीटर होता है या विद्युत प्रेस होता है, प्रेस का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो तो मैंने आपको बताया था नाइक्रोम का बनता है, लेकिन उसका जो बेस है जिसके ऊपर हीटिंग एलिमेंट रखा जाएगा, ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है, किसी चीज के ऊपर रखा जाएगा ताकि जब गर्म होगा वो हीटिंग एलिमेंट तो उसकी जो हीट है वो मतलब क्या है कि बाहरी जो आवरण है उस तक ना पहुंचे, खराब ना हो उसका बाहरी आवरण जो, वरना अगर अपने प्रेस करते टाइम अगर उसके हाथ लगते बाहरी आवरण के तो उसमें अगर टेम्परेचर होगा तो फिर हमें यानी कि उसमें टेम्परेचर लग सकता है। इसलिए उसमें जो यूज किया जाता है उसमें यूज किया जाता है अबरक का। इसके अलावा एक हमारा चैप्टर आएगा डीसी मशीन का, जिसमें डीसी जनरेटर और हम डीसी मोटर पढ़ेंगे। तो उसमें एक कम्यूटेटर आएगा जो कि एसी को डीसी में चेंज कर देता है। उस कम्यूटेटर के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, उन सेगमेंट्स के बीच में भी एक इंसुलेशन भरा जाता है ताकि सेगमेंट्स आपस में शॉर्ट ना हो जाए। तो वहां भी किसका यूज होता है सेगमेंट्स के बीच में, अबरक का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि कम्यूटेटर के सेगमेंट्स के बीच में कौन सा इंसुलेशन या कौन सा रोधन पदार्थ भरा जाता है, तो माइका होता है। दोस्तों बता देता हूं, अचालक को हिंदी में कई नाम और भी हैं, कुचालक भी बोल देते हैं, रोधन पदार्थ भी बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो आपको इंसुलेटर ही मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, अबरक का यूज होता है वहां पे। इसके बाद में अगर अपने और अचालक की बात करें तो एक अचालक होता है पोर्सलिन। पोर्सलिन जिसे चीनी मिट्टी का नाम भी दिया जाता है। इस अचालक का यूज भी काफी होता है। आप देखोगे कि हमारे घरों के बाहर जो आरसीसी के जो पोल खड़े होते हैं उसके ऊपर, ये आरसीसी का मान लो पोल है, इसके ऊपर ये क्रॉस आर्म होती है और इसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है और यहां से कोई वायर गुजरती है इस प्रकार से।
तो ये जो वायर है वो इस क्रॉस आर्म से टच ना कर जाए, इस पोल से टच ना कर जाए, उस चीज से बचाने के लिए इस यहाँ पे एक इंसुलेटर होता है, पिन टाइप इंसुलेटर होता है, कई बार सेकल इंसुलेटर भी होता है। तो ये जो इंसुलेटर होता है, इस इंसुलेटर को पोर्सिलिन धातु से बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसमिशन लाइंस में या जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में जो इंसुलेटर होते हैं वो किस धातु के बनते हैं, वो पोर्सिलिन के बनते हैं। बहुत प्रकार के इंसुलेटर होते हैं, पिन टाइप होता है, डिस्क टाइप होता है, सेकल होता है, और उसके अलावा स्टे इंसुलेटर होता है। ये सारा कुछ हमारे बहुत आगे एक चैप्टर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन का, वहां पे जो जो सामग्री यूज होती है डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन में या जनरेशन में, वहां हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखो इंसुलेटर के अंदर किस धातु का यूज होता है बनाने में, पोर्सिलिन का यूज होता है। इसके बाद में जो आजकल सबसे ज्यादा यूज में आता है अचालक, वो है पीवीसी, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ये एक सस्ता चालक है और काफी अच्छा चालक है। कोई ज्यादा अगर कोई हेवी वोल्टेज वाली लाइन होगी तो वहां तो पीवीसी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि उतना अच्छा चालक नहीं है। लेकिन 600 वोल्ट 700 वोल्ट तक की जो केबलें होती हैं वहां पीवीसी का यूज किया जा सकता है। ठीक ठाक चालक है और सस्ता चालक है। आजकल जो इंसुलेटर्स जो अपने जो तार के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो फिर पीवीसी का किया जाता है। इस बात को ध्यान रखें। आज के समय के अंदर सबसे ज्यादा यूज में आने वाला चालक कौन सा है, जो अपने तार के अंदर यूज में आता है, तार के इंसुलेशन यूज में आता है, पीवीसी। इसके बाद में और चालक पड़े अपने, तो एक होता है बेकेलाइट, एक चालक होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो कोई शीट है जिसके ऊपर हमें कई प्रकार की शीटें होती हैं, कई तो लकड़ी की शीटें होती हैं, कई बेकेलाइट की भी शीटें होती हैं जिनके ऊपर स्विच होल्डर ये सारे कुछ सॉकेट वगैरह कसे जाते हैं। इसके अलावा जो स्विच होता है, सॉकेट होता है, होल्डर होता है, आप देखते हो अपने घरों में जो स्विच सॉकेट जो है वो बेकेलाइट धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखना बेकेलाइट का यूज कहाँ होता है, स्विच सॉकेट और होल्डर वगैरह बनाने में बेकेलाइट का यूज होता है। इसके बाद में अगर और चालक पड़े अपने, तो एक होता है माइकानाइट। माइकानाइट आप देखोगे माइकानाइट और माइका इसी से मिलकर, यानी माइका से मिलकर माइकानाइट बनता है। अब रखो क्या एक पतली सी कागज के आकार का बनाकर, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जब आर्मेचर की वाइंडिंग करते हैं या डीसी मशीन या एसी मशीन की वाइंडिंग करते हैं तो वहां पे एक पेपर होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है ताकि ये जो पेपर है ये वाइंडिंग को और बॉडी को टच नहीं होने देता। तो वहां पे वो पेपर कौन सा होता है, माइकानाइट भी होता है। और भी लेदराइट पेपर का भी यूज होता है वहां पे, तो लेदराइट पेपर भी एक अचालक होता है। इसके अलावा अगर अचालक की बात करें अपने, और ठोस अचालक ये सारे के सारे, एक अपने अचालक आएगा आगे जाके बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल खनिज तेल, खानों से जो निकलता है वो खनिज तेल, ये भी एक अचालक होता है खनिज तेल। इसका यूज ट्रांसफॉर्मर होता है या कोई महंगे जो स्टार्टर होते हैं उनके अंदर एक इंसुलेशन द्रव भरा जाता है। ये द्रवीय अचालक है, द्रव है, ये लिक्विड होता है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर इसका यूज किया जाता है। ये क्या काम करता है, एक तो ट्रांसफॉर्मर को जो वाइंडिंग है उनको ठंडा रखेगा, और एक इंसुलेशन का भी काम करता है मिनरल ऑयल। जब ट्रांसफॉर्मर का लेसन आएगा तो इसको अपने और विस्तार से भी पढ़ेंगे। एक सिंथेटिक ऑयल भी पढ़ेंगे वहां पे, जो कि हाइड्रोकार्बन द्रव्यों से मिलकर बना होता है। उसका यूज अंडरग्राउंड में जो या इंडोर जो ट्रांसफॉर्मर है उनके अंदर उसमें किया जाता है। तो खनिज तेल है, इसका यूज कहां करेंगे, ट्रांसफॉर्मर या जो स्टार्टर होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। क्या काम करता है, ये एक तो ठंडा रखता है ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को,
और इंसुलेशन का भी काम करता है, दोनों काम करता है ये। इसके अलावा अगर और इंसुलेशन पढ़े तो एक कागज भी होता है पेपर, पेपर का यूज भी बाइंडिंग वगैरह करने से पहले पेपर का यूज भी किया जाता है। इसके अलावा सूखी लकड़ी, कागज वगैरह ये तो पढ़ने की ज्यादा अपने को आवश्यकता नहीं है। और अचालकों के अगर उपयोग की बात करें तो ज्यादा कुछ आज तक ना तो आया है और ना ही इसमें से कोई ज्यादा कोई अच्छा ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है कि अचालक का कौन से अचालक का कहाँ यूज होता है। मेन जो है वो मैंने बताया आपको। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों अबरक का यूज याद रखना है। प्रेस वगैरह का जो हीटिंग का जो आधार है, उसका जो बेस है जिसके ऊपर हीटिंग एलिमेंट रखा जाएगा वो अबरक होता है। बहुत हाई टेम्परेचर सेंड कर लेता है, ये आग नहीं लगती अबरक में, काफी अच्छा है चालक है। पोर्सिलिन का यूज याद रखना है, इंसुलेटर बनाने में पोर्सिलिन का यूज किया जाता है। पीवीसी का ये पूरा नाम याद रखना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा जो लो वोल्टेज वाली जो लाइन है उसमें पीवीसी का इंसुलेशन होता है। बेकेलाइट का यूज स्विच वगैरह होल्डर वगैरह बनाने में होता है। माइकानाइट मैंने बताया, मिनरल ऑयल का यूज आप याद रखो और ट्रांसफार्मर लेसन आएगा तो वहां अपने इसको और विस्तार से भी देख लेंगे। तो दोस्तों मेन तो यही अचालक है। कुछ है गैसीय अचालक भी है, हाइड्रोजन है अचालक, नाइट्रोजन है, ये भी अचालक है। नाइट्रोजन वगैरह का या हाइड्रोजन वगैरह का अपने जो लैंप होते हैं, विद्युत लैंप, उसमें कई प्रकार के लैंप होते हैं, उसमें इनका यूज किया जाता है। इसके बाद में हाइड्रोजन के बारे में एक प्रश्न पहले आईटी के एग्जाम में आ जाता था कि डीसी मशीन को या एसी मशीन को ठंडा रखने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर कौन सी गैस का छिड़काव करते हैं या कौन सी गैस उस पे रखी जाती है, तो वो होती है फिर हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट एक सारणी है, एक टेबल है, वो आप याद रखोगे। उस टेबल में से भी कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कौन सी टेबल है? अब देखो दोस्तों, मैंने आपको कई अचालक बताए, बहुत सारे अचालक बताए। उन अचालकों को क्या है, कुछ एक वर्ग में बांटा है, कुछ एक क्लास में बांटा है। जैसे अगर मैं टेम्परेचर के हिसाब से बात करूं, सबसे पहले वायु वर्ग होता है, फिर ए, ई, बी, एफ, एच, सी, 7 वर्ग है टोटल। फिर इसके अंदर है टेम्परेचर लिमिट। वायु वर्ग में कुछ अचालक हैं, अचालकों के नाम मत याद करना, इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से वर्ग में कौन सा अचालक है। जैसे वायु वर्ग के अंदर सूत हो गया, छोटा कोई कागज हो गया, ठीक है। ए वर्ग के अंदर कुछ अचालक आएंगे, ई बी वर्ग के अंदर अबरक वगैरह आ गया, सी वगैरह के सी जो होता है उसमें अच्छी क्वालिटी का अबरक हो गया। तो किस वर्ग में कौन से अचालक हैं ये याद करना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी ऐसा कोई प्रश्न आता भी नहीं है। हमसे पूछ लिया जाता है कि वायु वर्ग में जो अचालक है उसका टेम्परेचर की लिमिट कितनी है, कितने वो टेम्परेचर तक सहन कर लेते हैं। तो वायु वर्ग के दोस्तों कर लेते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड। फारेनहाइट में पूछा जा सकता है, एक फार्मूला लिखा देता हूं अभी, थोड़ा ये सोल्व करवाने के बाद में, उससे आप सेंटीग्रेड से फारेनहाइट भी बना सकते हो। ए वर्ग का होता है वो 105 डिग्री, ई वर्ग का 120 डिग्री, इस प्रकार से। जो सी वर्ग का अचालक होता है वो 200 से 250 तक भी सहन कर लेता है टेम्परेचर। तो इस प्रकार से सभी अचालकों के वर्ग हैं, उनके टेम्परेचर लिमिट याद करने हैं। एक फार्मूला याद और कर लेना दोस्तों आप, C/5 F - 32/9 बराबर K - 273/5 और R/4। ये एक फार्मूला है। टेम्परेचर के 4 मात्रक होते हैं, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन, न्यूमन। जो मात्रक दिया हो, जो ज्ञात करना हो, जिस सेंटीग्रेड दिया है, फारेनहाइट ज्ञात करना है, तो इन दोनों सूत्रों को रख लो, बाकी दो को छोड़ दो। तो C का मान 90 है, फारेनहाइट का मान याद कर लेना। आगे एक साइंस का अपने टॉपिक लेंगे टेम्परेचर का, उसमें अपने सीखेंगे कि ये फार्मूला कैसे बना है, वो भी हम सीख लेंगे। तो आज की क्लास इतनी रहेगी दोस्तों, जिसके अंदर हमने अचालक क्या होता है,
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन कौन से अचालक का कहाँ यूज होता है, और अचालक के अंदर ये जो टेबल है इसको हमने सीखा है। और इसी के साथ हमारा ये लेसन खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं अर्धचालक के बारे में आपको पहली क्लास में ही बता चुका हूँ। बाकी अर्धचालक के बारे में अपने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेसन आएगा, वहां अर्धचालक के बारे में और पढ़ेंगे कि अर्धचालक को चालक बनाया कैसे जाता है, ऊष्मा द्वारा कैसे बनाया जाता है, या उसमें इम्प्योरिटी मिलाकर कैसे बनाया जाता है, फिर पी और एन प्रकार के पदार्थ बनते हैं, दोनों को फिर ऊष्मा द्वारा जोड़ा जाता है, उससे फिर हम रेक्टिफायर बनाते हैं। वो सारा कुछ हम अर्धचालक के अंदर बाद में पढ़ेंगे। अभी जो मैंने जितना बताया उतनी बातें आप याद रखो। अर्धचालक में चालक का मैंने पूरा विस्तार से बता दिया, अचालक का बता दिया, अर्धचालक का भी मैंने बता दिया। तो यहाँ ये लेसन खत्म होता है। हमारे दो लेसन खत्म हो चुके हैं दोस्तों, एक तो प्रारंभिक विद्युत, एक चालक, अचालक और अर्धचालक वाला। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा विद्युतिक सहायक सामग्रियां, यानी कि इलेक्ट्रिकल के अंदर जो हमें चीजें यूज में लेते हैं, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है दोस्तों, सॉरी अपने जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है उनको छोड़कर उसके अलावा जो स्विच हो गया, स्विच कितने प्रकार के हैं, सॉकेट कौन कौन से होते हैं, होल्डर कौन कौन से होते हैं, और फ्यूज कौन कौन से होते हैं। फ्यूज के बारे में बहुत बड़ी क्लास लगाएंगे हम 1-1.5 घंटे, जिसमें फ्यूज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर फ्यूज के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम कल पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करें। और मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग की है, टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी की तैयारी के लिए सारे लेसन करवाऊंगा। तो जो जो आपके फ्रेंड्स हैं सबको बोलो सब्सक्राइब के लिए, रोजाना आपको डेली क्लास मिलेगी। नया चैप्टर अपने कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको कल सुबह 9 बजे तक मिल जाएगा। धन्यवाद।